छोड़ देना एक इनसेंसिटिविटी की निशानी है। और जिसने भी ऐसा किया है समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, उसके जीवन के अंतिम दिनों में उसके सेंसेस गायब हो गए। आज एक चीज में तुम इनसेंसिटिव हो जाओ, कल दूसरी चीज में हो जाओ, परसों तीसरी चीज में, तो शरीर ही कई सेंसेस को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। तो पता लगा कि पड़ोसी को हो रहा है पिटाई, आपको उसकी आवाज़ नहीं आ रही, रुदन की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ पे आप इनसेंसिटिव हो। कल के दिन आपके घर में बच्चा रोएगा, आपको सेंसिटिविटी आएगी ही नहीं। गर्मी आ गई है, आग लग गई है, आप इनसेंसिटिव हो गए अपने घर में। तो जो गर्मी से आपकी सेंसिटिविटी थी, संवेदना थी, वो गायब हो गई। तो ऐसे जितने लोग भी, चाहे वो किसी भी पद पे रहे, चाहे उन्हें भारत रत्न भी मिला, जिन्होंने लाशों पर राजनीति करी, उनका जीवन धीरे धीरे असंवेदन होता गया और वो शायद उस लेवल पर पहुंच गए कि जब उन्हें यही पता नहीं है कि कौन क्या। मेडिकल साइंस इस पर कुछ अलग हो सकता है, वो बोलेगी कि दिल का ये हो गया, दिमाग का ये हो गया, तमाम चीज़ें बोल सकती है। और साइकोडायनामिक्स में जाएं तो जैसा हम वो बोल रहे हैं वैसा भी लोग कहेंगे हाँ ऐसा होता है। तो इनसेंसिटिविटी, उसको छोड़ देना तो आपके लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है और समाज के लिए ठीक नहीं। असहायता, अगर हम सोचें कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, दूसरा प्रश्न आता है, तो पूरे के पूरे समाज में एक असहायता का बोध कैंसरस की तरह पड़ेगा। फिर वो दूसरी चीज़ें भी करने में शायद समर्थ ना हो, तो उसकी इच्छा शक्ति में, कर्म शक्ति में कमी आएगी। हेल्पलेसनेस नहीं कर सकते, इनसेंसिटिविटी ठीक नहीं है। तीसरी चीज़ है होपलेसनेस, कि इस सिस्टम में कुछ नहीं है, ये चीज़ें ऐसी है। तब दिल की समस्याएं बढ़ेंगी। जिनको आशा ही नहीं है वो आगे कर्म क्या करेंगे। तो तुम देखोगे कि बहुत सारा तबका जो निर्णय लेने की स्थिति में है, अपनी पढ़ाई के कारण, अपने चातुर्य के कारण, और उस स्थिति में पहुंचा जहां वह निर्णय ले सकता है, चाहे वह जजेस हों, चाहे सेक्रेटरीज हों, चाहे मिनिस्टर्स हों। इस स्थिति में पहुंच के और ये परेशानी चल रही है, तो तुम देखोगे कि उस परिस्थिति में पहुंचे हुए लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम कितनी है, असंवेदन कितने लोग होते हैं बुजुर्गी में, कईयों की याददाश्त गायब हो जाती, कई पार्किंसन डिसीज़ के, कुछ अल्जाइमर डिसीज़ के, ऐसी बीमारियां उस लेवल पे ज़्यादा बढ़ती। क्योंकि आप जिंदगी में जब निर्णय ले सकते थे तब या तो आपने असहायता बोझ अपने सिर पे ले लिया, या आपकी आशाएं टूट गई, आप अकर्मण्य होते गए, या आप असंवेदन होते गए। तो तीनों चीज़ें आप उस तबके में ज़्यादा देखेंगे बजाय फार्मर्स के जो सुसाइड कर। ये भी सुसाइड से कम नहीं है। तब फार्मर्स की सुसाइड के कारणों पे गहरे जाना पड़ेगा अगर हमको, और उन सबको जो उस स्थिति में हैं, जो निर्णय ले सकते हैं, और जो समाज के उच्च वर्ग के लोग, सबको बैठना पड़ेगा और सोचना चाहिए भी कि ऐसा क्या कारण है कि ऐसी चीज। लेकिन पता नहीं किस दौड़ में दौड़ रहे हैं कि अपने बारे में भी चिंता नहीं। फार्मर्स की चिंता तो दूसरा बात है कि हमको बीमारियां बढ़ रही हैं, इसके कारण क्या है, तो उस बारे में चिंतन जरूरी है। फार्मर्स की सोसाइटी की सुसाइड के कई कारण हैं, उस पर एक एक करके हम चर्चा करें। लेकिन सबसे पहले जो आपने प्रश्न किया उसके बारे में बोलना मुझे जरूरी लगा कि सिर्फ फार्मर सुसाइड एक आइसोलेशन, एक अलग से देखने का मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे से समाज का उच्च वर्ग जो कुछ करने की सामर्थ्य, जिसको समाज ने ताकत दी कि तुम कुछ करो, उसको भी क्या क्या हो रहा है, तो वो इनकी ना सोच के अपनी ही सोच के कुछ करे तो ठीक है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा कि एक घर में बहुत गंदगी रहती थी, लोग बीमार होते थे, तो हमको बुलाया हमारे दोस्त, यार बहुत बीमार रहते हैं, बच्चे बीमार रहते हैं, वाइफ की तबीयत खराब रहती है, मैं भी साला परेशान, कितना कमाऊँ, बाहर जाके कमा के आता हूँ, जितना कमाता हूँ सब घर में लग जाता है। एक दिन रहता हूँ
और फिर भागना पड़ता है क्योंकि पैसे कट जाएंगे। तो मैंने कहा तुम ही अकेले स्वस्थ हो, बाकी सब तो अस्वस्थ हो गए घर में। और पता तुम क्यों स्वस्थ हो? तुम इस घर में नहीं रहते हो। तो बोले कैसी बात कर रहे हो यार, मेरे ही तो घर है। मैंने कहा तुम बाहर रहते हो इसलिए स्वस्थ हो। तो बोले क्या करें? तो हम घर देखे और हमने कहा तुम एक छोटा सा काम कर सकते हो। बोले हाँ। मैंने कहा घर वाली को बोलो, बच्चों को बोलो कि सवेरे पूजा करके खाया करें कुछ भी। बोले इससे ठीक हो जाएंगे? 100% ठीक हो जाएंगे। तो वो दोस्त और उनके साथ जो लोग थे बोले क्या दकियानूसी बातें कर रहे हो, बेफजूल की। धर्म से कोई स्वास्थ्य ठीक होता है? आडम्बर पंडितों का प्रचार कर रहे हो। मैंने कहा जरूरी थोड़ी ना हम कह रहे हैं कि तुम भगवान जी की मूर्ति लगा के कुछ करो। हमने कहा पूजा करो, तुमको जैसी करनी हो, अपना फोटो लगा के पूजा करवा लो, पूजा करो। बोले उससे ठीक कैसे होंगे, हमको समझ नहीं। मैंने कहा तुम करोगे तो हम बताते हैं कि देखो भाई, जब तुम पूजा करोगे तो जाहिर है कि उस स्थान को साफ रखो, गंदी जगह पूजा तो नहीं होती। फिर पूजा के नियम है कि आपको बोला जाएगा कि नमाज पढ़ना है तो नहा के पढ़ो, गंदे मत पढ़ना। नहाओगे ना, और जब नहाओगे तो पहले लेटरिन जाओगे, बाथरूम जाओगे, तब नहाओगे, नहीं तो सिर चढ़ता है। तो नहाओगे, उसके पहले बाथरूम जाओगे, फिर उस स्थान को साफ रखोगे, फिर कुछ अगरबत्ती लगाओगे, खुशबू फैलाओगे, और उसके बाद तुमको खाना खाना है। तो खाना पचेगा कि नहीं नहाने के बाद? एक स्वास्थ्य शुरू हुआ। हाँ ये तो हो गया यार। मैंने कहा कई बार हम सीधे सीधे बोलेंगे कि सफाई करो, नहा के खाना खाओगे, तो समझ में नहीं आती ये चीज़ें। इसलिए कई चीज़ें व्यवस्था के लिए जोड़ी गई हैं, जिससे कि आप रोज उस व्यवस्था के पात्र की अपना स्वास्थ्य ध्यान रख सकें। तो सवेरे उठें, नहाएं, पूजा करें, नमाज पढ़ें। मेरे ख्याल से सवेरे सबके यहाँ ऐसा ही है कि भाई नहा के पूजा करना है। जब 4 बजे 5 बजे उठ जाओगे, नहा लोगे, तो सवेरे की जो खुशबू आएगी, ऑक्सीजन, वो ज़्यादा होगी। नमाज पढ़ने बाहर जाओगे तो सूर्य की रोशनी मिलेगी। हिंदुओं में कहा गया है कि सूरज को जल चढ़ाओ, तो कुछ एक जल तो तुम निकाल के पेड़ पौधों को दोगे, और सूरज के सामने जाओगे तो विटामिन डी की कमी पूरी होगी, शरीर में थोड़ा एनर्जी आएगी। तो ये एक विधाएं हैं। तो जब हम कहते हैं कि आप उस प्रोसेस को छोड़ दिया, इसलिए इंसेंसिटिव, हार्ट पेशेंट, बाईपास सर्जरी, कैंसरस, और इस तरफ किसानों में सुसाइड, हेल्पलेसनेस, ये चीज़ें बड़ी। तो ये डायरेक्ट लिंकिंग है चीज़ों की, थोड़ा सा भी सोचने से पता लगेगा। अब बात आते हैं कि किसानों के लिए कुछ करना चाहिए या नहीं। तो पहले तो बता दिया कि करना क्यों जरूरी है। अब क्या करना चाहिए इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो मुझे ध्यान पड़ता है कि 2006 की बात है, एक वरिष्ठ नेता देश के, आंध्र प्रदेश के कुछ किसानों के जिन्होंने सुसाइड की थी, उनके परिवार के कुछ लोगों को लेके तत्कालीन प्रधानमंत्री के यहाँ गए। उसमें मुझे भी वो ले गए और बहुत सारी बातें इन वरिष्ठ नेता ने की। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये कहा कि देखो, आप जो कह रहे हो उससे हम पूरी तरह सहमत हैं, और हम भी चिंतित हैं कि इसका समाधान क्या निकलेगा। तो आपसे आग्रह है कि हम पे बोझ और न डालते हुए समाधान के बारे में बताओ क्या है। ये नेता बाहर आए तो बोले हमको तो आशा ही नहीं थी कि वो हमारी हाँ में लाएंगे और हम ही से पूछेंगे। तो बोले नरेंद्र, कुछ समाधान लिखो। तो कुछ 4-5 पेज के समाधान दिए गए। उसमें हमारा कहना था कि देखो, सरकार के लिए पैसा माफ़ करना सबसे आसान काम है। ये कह रहे कर्ज के तले किसान दब गए, ऐसा इनका मुद्दा था। और तुमको ध्यान होगा कि सन 2007 के बजट में भारत सरकार ने करीब 60,000 करोड़ किसानों का लोन माफ़ किया, इस आशा से कि जो कर्ज के तले दब गए हैं वो ठीक हो जाएंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 8 साल तो बीत गए उस बात के। 60,000 करोड़ भारत सरकार ने लोन माफ़ किया और आज भी हम उसी चर्चा पे
आगे बढ़ रहे हैं कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। तो प्रश्न सिर्फ कर्ज के बोझ तले दबे होने का नहीं हो सकता है। फिर आज वह सरकार के नुमाइंदे विरोध में हैं और वो आवाज उठा रहे हैं। तो चाहिए तो ये था कि हमने इतने 10 बरस में ये सीखा कि इनकी समस्याओं के कारण ये हैं और उसके निदान ये हैं। खुद तो नहीं खोज पाए और जो आज सरकार में बैठे हैं तब वो विरोध में थे, तब इन लोगों ने उनसे कहा था कि तुमने ढूंढे हो कारण तो हमको बताओ, हम करने को तैयार हैं। दुर्भाग्य यह है कि शायद कारण ढूंढ नहीं पाए हैं कि है, या ढूंढे हैं तो उसको उजागर नहीं करना चाहते जनता के सामने, क्योंकि काम उस दिशा में करना पड़ेगा। और अगर कुछ और बात है तो वो और ज़्यादा दुखदायी है कि वो चाहते हैं कि किसान आत्महत्या कर दे। ऐसा मुझे लगता नहीं देश के मुद्दाओं में। तो चीज़ें क्या है, फिर एक दूसरे वरिष्ठ नेता उसके 8 महीने बाद हमसे बोले, नरेंद्र एक आंदोलन चलाने के मन कर रहा है विदर्भ में, जो किसानों आत्महत्या की तो जागरूकता लेके आते हैं, एक आंदोलन चलाते हैं। हमने कहा फिर क्या होगा? कोई किसान ये कहेगा कि आपके आंदोलन चलाने से हमने आत्महत्या नहीं करी, नहीं तो हम करने वाले थे। क्या एक भी किसान ऐसा कहेगा? आंदोलन चलाने से क्या होगा? अगर आपको पता हो कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सरकार कैश क्रॉप के बारे में ज़्यादा बात कर रही है, लालच बढ़ा रही है, उसके लिए लोन दे रही है। अब वो लोन पे इंश्योरेंस नहीं है फसलों पे, पेड़ काट दिए आपकी हरित क्रांति में, और दुनिया भर में पेड़ों की संख्या बहुत कम, तो मौसम बिगड़ गया, तो फसल लगाता है कपास की, अनार की, और वो पहले खराब हो गई, तो पैसा तो उसको उधार का चुकाना है। तब अगर आप चिंतित हैं और चिंतित थे, तो आज अगर आप चिंतित हैं और आज हम प्रयास करें तो परिणाम 12 से 15 बरस में आएंगे। आज हम करीब अगर पूरे भारत में 5400 करोड़ पेड़ या 6-7 हजार करोड़ पेड़ लगाएं, 10 करोड़ पर डिस्ट्रिक्ट कम से कम, तब देखोगे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, मौसम का जो तब्दीली हुआ उसमें धीरे धीरे सुधार होगा। तो आज पेड़ लगाएंगे तो 12 से 15 वर्ष में आएंगे, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। तब अल्टरनेटिव भी होगा कि अनार नहीं लगे, अंगूर नहीं लगे, तो भाई आम लग जाएंगे, बेल लग जाएगा। तो धीरे धीरे हमने लोगों के अल्टरनेट्स खत्म, एक ही चीज़ लगाओ उसमें पैसा ज़्यादा है, तो सारा जुए में समझ के पैसा लगा दिया कि ये इसमें बहुत फायदा है, फिर डूबेंगे। तुम देखोगे कि स्टूडेंट आत्महत्या करते हैं, तो कौन से स्टूडेंट आत्महत्या करते हैं? जिनके माँ बाप नौकरी में हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। तुमने शायद ही कभी एक व्यापारी वर्ग के लड़के को सुसाइड करते देखा होगा परीक्षा में फेल होने के कारण। कोई बात नहीं बेटा, दुकान पर बैठे, किसान को करना क्या है? तो नौकरी पेशा बच्चों जो होते हैं वो सुसाइड करते। तो किसानों का भी सुसाइड का एक कारण है कि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, एक ही चीज पूरा पैसा लगा दिया। तो वो अगर फसल बैठी तो कर्ज कैसे देंगे? सरकार ने कर्ज देना बढ़ा दिया, तो अपनी सामर्थ्य से ज्यादा खर्च करने लगे। सरकार चूंकि खुद भी विदेशों से कर्ज लेती है, इसलिए उसको समझ में नहीं आता है कि ये देश जो आत्मनिर्भर होने की बात करता था और उतना ही खर्च करने के लिए कहता था जितनी चादर है, आज तब खुश होता है जब वर्ल्ड बैंक से लोन मिलता है। तो जैसा ऊंचे ओहदे वाले करेंगे, नीचे वाले भी खुश होंगे जब कर्ज मिलेगा बैंक से, और ऊपर वाले टॉप अप कराते हैं, मान लो 50 करोड़ रुपए चुका दिए तो फिर ले लें, तो नीचे वाले भी कहते हैं फिर ले लें, तो एक आदत हो गई। फिर जो माफ करने का चलन चला, तो बिचौलियों को लगा कि 5-6 साल में तो माफ हो ही जाना है, तो कर्ज लो भाई। बाउंसर्स और गुंडों को हायर करना शुरू किया कि हम अपना पैसा वसूलें।
बैंकों में प्रॉफिट बढ़ा तो प्राइवेट बैंक्स बहुत आए और बाउंसर आए, तो माफ तो तुम 7-8 साल में करोगे 60,000 करोड़, तब तक वो इनको दुखी करते हैं। तो इट्स नॉट कि विदर्भ में आत्महत्याएं हो रही हैं, ये आत्महत्याएं सिंगरौली में भी हो रही हैं, ये कर्नाटक में भी हो रही हैं, ये पंजाब में भी हो रही हैं। और आज के दिन अगर आप कहें कि दिल्ली में आम सभा में ग्लेरिंग ब्रॉड डे लाइट में एक मीडिया की तरह सामने स्टेज शो हो रहा है, ये बहुत संक्रामक है। इसमें जरूरी नहीं है सिर्फ भारत तक रुक जाए, ये पूरे यूरोप को छोड़ भी दें तो एशिया को तो अपने जकड़ में ले ही ले। इसलिए एक बहुत बड़े चिंतन की और बहुत बड़े कार्य की जरूरत है कि हम चाहिए आखिर क्या है। हम अगर ग्लोबल सिनेरियो देखें तो क्लाइमेट चेंज के उपाय क्या है, वो कहेंगे पेड़ लगाओ, पेड़ आप काट रहे हो। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के परिणाम क्या है, ईंधन बहुत ज़्यादा जला रहे हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और कोल प्रोडक्शन और उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप कर क्या रहे हो, पावर प्लांट बहुत ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हो, पावर कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हो, व्हीकल कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हो। फिर आप कहते हो कि चीज़ें कम हो गई हैं, रिसोर्सेज कम हो गए, लेकिन कर क्या रहे हो, आप कंज्यूमरिज्म को बढ़ाए जा रहे हो। फिर कहते हो कि रोजगार कम हो गए हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हो, मैकेनाइजेशन बढ़ाए जा रहे हो, रोजगार और कम हो। तो कार्यक्रम विपरीत है, सूखा आ रहा है, बाढ़ आ रही है, पहाड़ों के पेड़ काट दिए आपने, तो खनन हो गया। और आप कर क्या रहे हो कि भाई जो बालू और रेत जो है नदी में आती है वो माफिया ना उठाए। फिर आपका बाढ़ आ रही है, खेत नीचे धंस गए हैं, लेकिन आप ईंटें अभी भी मिट्टी की बना रहे हो। तो जो एक्शन है पूरे के पूरे विपरीत दिशा में जा रहे हैं। आप दिल्ली में चिल्लाते हो कि पावर क्राइसिस है, एसी पे आप कंसेशन देते हो, कूलर आप प्रमोट नहीं करते हो, तो कैसे चीज़ें हों? कम से कम एक लाइन ऑफ एक्शन तो डिसाइड करना हो। लेकिन सबको क्विक फिक्स चाहिए। मीडिया भी 3 दिन बात करेगी, चौथे दिन एक नया इशू आएगा, आप उस पर चर्चा करोगे। जबकि एक को पूरा कर लो तो शायद दूसरा भी ना हो। भूकंप आ रहे हैं, खनन बहुत बढ़ गया है, प्रदूषण हो गया है, लेकिन भूकंप बोले 10 किलोमीटर पे है, हम तो 3 ही किलोमीटर खोदे थे। और कोई अभी तक स्टडी नहीं हुई है कि खनन से भूकंप आता है, तो हम जारी रखेंगे। इतना मेजर चेंजेस करेंगे और आप सोचोगे कि ज़मीन पे असर नहीं पड़ेगा, जबकि ये सब जानते हैं कि सॉलिड में वाइब्रेशन ज़्यादा दूर तक जाते हैं बजाय लिक्विड के और गैसेस के। इसीलिए रेल की पटरी में आपको 50 किलोमीटर दूर से पता लग जाएगा कि ट्रेन आ रही है। ये चीज़ तो एक वो डायमेंशन कि करना क्या है, पेड़ लगाना है, क्यों लगाना है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है किसानों के लिए। फिर देखें कि पैसे के कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो देखो कि पैसे मुहैया नहीं करा पा रहे, मतलब समाज का सरोकार ही नहीं रहा कि मेरे से कोई उधार ले ले, दिक्कत आई तो। सरकार मरने के बाद तो कंधा दे रही है, जीते जी कंधा देने को तैयार नहीं है। मोटरसाइकिल के लिए आप लोन दे सकते हो, फसल लगाने के लिए लोन में दिक्कत है। क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट 30% से लेके फाइन मिला दें तो 60-70% तक जाता है, वह कॉपी कर रहे हैं। ग्रामीण बैंक है तो उनकी वर्किंग पे आपको ध्यान नहीं है। फिर सबसे महत्वपूर्ण है कि चीज़ें खराब हो जाएं तो आदमी को न्याय मिलता है कि नहीं, तो इतना छोटा छोटा न्याय मिलता ही नहीं है। तो जो ब्रेकर ऑफ लॉ हैं वो इम्प्यूनिटी से करते हैं। फिर आप करते हैं कि बाढ़ आ गई या ओले पड़ गए, आपने कहा फसल नुकसान हुआ, हम मुआवजा दें। हु विल सर्टिफाई कितना हुआ? पटवारी। पटवारी का एक मकान बन जाता है, इंस्पेक्टर्स जो जाते हैं उनके मकान बन जाते हैं। कितना अंतर पड़ता है कि 50% हुआ या 48% हुआ? कोई पैमाना है ये नापने का कि 48 हुआ या 49.9 हुआ, सिवाय इसके कि मेरी चेहरा उसको पसंद आती है या नहीं।
जो कई कारणों से आ सकती है। तो डिलीवरेंस ऑफ गवर्नमेंट एक्शन इज इनएफिशिएंट, दैट इज वन रीजन ऑफ सुसाइड। दूसरा, जो हम लोन देते हैं कितने इंटरेस्ट पे देते हैं और कब देते हैं। हम गारंटर मांगते हैं और जो एक बार डिफॉल्टर है उसको गारंटर नहीं मांगते, तो वो एक जो सूदखोर होते हैं उनके पास जाता है। और तुम देखोगे कि सूदखोर कितना ब्याज लेते हैं, 1 रुपये सैकड़ा पर मंथ, विच कम्स आउट टू बी मिनिमम 18 to 20%, से 10 रुपये सैकड़ा तक का ब्याज ले लेते हैं, मतलब 120% फ्लैट इंटरेस्ट रेट। और ब्याज पे भी ब्याज लेने की परंपरा है और ये आप रोक नहीं सकते। अदरवाइज ब्याज ले लिया, पैसा दे देंगे। इंडस्ट्रीज का आप भूल जाते हो, लेकिन किसानों के लिए आप तब इसके लिए डिकॉय कस्टमर्स चाहिए। जो ऐसा कर रहा है उसको जेल के अंदर करने का वह व्यवस्था आपकी है नहीं। तो सारे दूर से मारा हुआ किसान या मारा हुआ गरीब क्या करेगा, सुसाइड करेगा, चोरी करेगा, चकारी करेगा। गनीमत है अभी चोरी चकारी नहीं कर रहा, लूटपाट नहीं कर रहा, हो सकता है वो भी करे। फिर कुछ गलतियां किसानों की भी हैं कि इस दशा तक वो पहुंचे क्यों। तो जैसे हमने कहा कि वाइब्रेशंस चलते हैं, तो तुम देखोगे कि आज जितने किसान हैं, बंधुआ मजदूरी की अगर समस्या है तो किसानों की यही है। तो बड़े हो गए हैं, थोड़ी बात अलग है। तो आप चाहते हो कि फ्री में आपके यहाँ काम हो जाए और आप प्रॉफिट कमाएं। लालची हो गए और लालच में आ गए। तो जो 2 फसलों के बाद एक में गाय के लिए घास लगाने के लिए आज आप 4 फसलें लेने की कोशिश करते हो, जमीन को रेस्ट ही नहीं दे रहे हो, तो जमीन वेस्ट हो गई। अगर भारत का इतिहास देखें तो 4-5 हजार वर्षों का तो है, और 4-5 हजार वर्षों से उर्वरा शक्ति जमीन की बनी हुई है, लेकिन पिछले 40-50 साल में उर्वरा शक्ति खत्म हो गई। ये कैसे हुआ? ऐसा ही हो सकता है कि आदमी रोज खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, अब आपने सोने नहीं दिया उसे, तो सोने नहीं दिया और काम लेते रहे, तो 70 साल जीने वाला आदमी 7 साल में 10 साल में खत्म हो जाएगा। जैसे तैसे अपनी नींद बैठ के या चलते चलते पूरी करेगा। तो एक किसानों की गलती है और पूरे समाज की होती है, शिक्षा की होती है कि वो उनको ऐसा बताया। कीटनाशक, खरपतवार, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो डालते हैं पूरे मर जाएं तो बिना अनुपात के आपने डालना शुरू कर दो। और यहाँ व्यापारियों ने कि डाल देगा ना, फसल ही खराब होगी, अपना माल तो बिकेगा, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के वो चलता रहा तो चीज़ें खराब हुई। तो आपने जागरूक होने की इच्छा नहीं रखी, सरकार ने की नहीं और आपने रखी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है जो सांप लगते हैं। तो जितना तुम देखोगे किसान गाय भैंस पालते हैं और अजीब दशा हो गई है गाँव में। गाय जब तक दूध देती तब तक तो बनती है, उसके बाद खुला छोड़। और गाय का जो बच्चा होगा ना, तो अगर गाय की बछिया हुई तो खुशी है। जैसे गांव में लड़कियां हुई आजकल तो दुख मना लेते हैं, हरियाणा या कोई दूसरे जगह, आजकल नहीं पहले थोड़ा था, तो लड़कियां होने पर दुख मनाते हैं। वैसे गाय की बछिया हुई तो खुशी मना लेगी क्योंकि आगे जाके दूध देगी। और अगर बछड़ा हुआ तो बिना खाने के उसको मार देंगे, 3 दिन में अलग कर देंगे। तो आप जघन्य अपराध कर रहे हैं। फिर आपने अगर रखा उसको तो उसको कैस्ट्राइज कर देंगे और बैल की तरह काम लेंगे। तो जिंदगी भर जब वो बैल की तरह काम करेगा तो रोज गालियाँ देगा, आपको समझ में आए सुनाई दे ना सुनाई दे, और उसकी माँ भी देगी। और 3 दिन बाद आपने उसको अलग कर दिया और ठंड में वो मर गया तो भी माँ गाली देगी। तो एक तरफ आप गाय के प्रति अत्याचार करें, फिर आपने बैल बना दिया और 1-2 सांड खुले हैं, उन्होंने उस गाय से बच्चे पैदा किए और उन बच्चों के बच्चे पैदा किए। तो व्यभिचार का स्रोत आपने पैदा किया, इंसेस्ट का स्रोत आपने पैदा किया। तो कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक फॉल आउट होगा। फिर ट्रैक्टर वगैरह आए तो आपने ट्रैक्टर से खेती कर ली, तब बैल और बेकाम हो गए।
तो गाय चाहिए, गाय की संख्या बढ़ गई और बैल कम हो गए, और सांड तो बिल्कुल ही कम हो गए। तो यहाँ किसानों की गलती रही, जिसका परिणाम तो उनको भोगना पड़ेगा। और चूंकि समाज उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए समाज भी भोग रहा है। तो रिवर्सल की बात अगर हम करते हैं तो बहुत गहरे में चिंतन जरूरी है। चिंतन हो भी जाए तो उस पर एक्शन बहुत जरूरी है, और ये कलेक्टिव होगा। ये किसी सरकार के बस का नहीं है, हाँ समाज के बस का जरूर है। समाज के उन आस्था के केंद्रों के बस का जरूर है जहाँ लोग मत्था टेकते हैं, जहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं, और ये जिम्मेदारी उनकी। तो बहुत सारी चीज़ें की चर्चा ना करते कि एक करना क्या क्या है, इस पर गहन चर्चा जरूरी है। और ये संसद में हो जाए ठीक है, संसद के बाहर हो जाए ठीक है। हम ऐसे ही कर रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से लोग आगे बढ़ें, या हम जब निकलें तब इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, ये समय